नमस्ते साइंस के दीवानों। कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर जीवन कैसे चलता रहता है? ये सब जनन की बदौलत है। जनन ही वो तरीका है जिससे जीवित चीजें और जीवित चीजें पैदा करती हैं। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक हर जीवित चीज किसी और जीवित चीज से आती है। जनन के बिना पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। जनन एक प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसी तरह से गुण माता पिता से संतानों में जाते हैं। जरा सोचो, आप अपने माता पिता के साथ समान गुण साझा करते हैं क्योंकि जनन होता है। बहुत बढ़िया, है ना? लेकिन जनन सिर्फ कॉपी बनाने से ज्यादा है। ये आबादी में विविधता भी लाता है। बदलते पर्यावरण में प्रजातियों को अनुकूलित करने और फलने फूलने के लिए यह विविधता आवश्यक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जनन की आकर्षक दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। अपने शरीर की हर कोशिका के अंदर छिपे एक छोटे से निर्देश पुस्तिका की कल्पना करो। इस निर्देश पुस्तिका को डीएनए कहा जाता है और यह आपके बारे में हर चीज के लिए जिम्मेदार है। आपकी आंखों के रंग से लेकर आपकी नाक के आकार तक यह सब आपके डीएनए में कोडेड है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन आप इसे जीवन का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये एक लंबा सर्पिल अणु है जिसमें जीन होते हैं। जीन अलग अलग निर्देशों की तरह होते हैं जो आपके गुणों को निर्धारित करते हैं। जब जीव जनन करते हैं तो वे अपने डीएनए की एक कॉपी अपनी संतानों को देते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। ये निर्देश पुस्तिका की फोटोकॉपी बनाने जैसा है ताकि अगली पीढ़ी के पास वही जानकारी हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। कभी कभी प्रतिकृति के दौरान डीएनए में छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ज्यादातर उत्परिवर्तन हानिरहित होते हैं और कुछ फायदेमंद भी हो सकते हैं, जिससे विविधताएं पैदा होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाती हैं। चलिए जनन के सबसे सरल रूप के बारे में बात करते हैं, अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में एक ही जनक ऐसी संतानें पैदा करता है जो आनुवंशिक रूप से उसके समान क्लोन होते हैं। इसका मतलब है कि संतान को अपने जनक के समान ही डीएनए विरासत में मिलता है। अलैंगिक जनन कई तरह से हो सकता है। एक तरीका विखंडन कहलाता है, जहां एक एकल कोशिका वाला जीव जैसे बैक्टीरिया खुद को दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित कर लेता है। यह एक कुकी को दो में बांटने जैसा है। दूसरा तरीका विखंडन कहलाता है, जहां एक जनक जीव टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। स्टारफिश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर एक स्टारफिश का एक हाथ टूट जाता है तो वह एक नया हाथ फिर से उगा सकती है और खोया हुआ हाथ एक पूरी नई स्टारफिश में विकसित हो सकता है। पौधे भी अलैंगिक जनन के उस्ताद होते हैं। वे नवोदित और वानस्पतिक प्रसार जैसे तरीकों से जनन कर सकते हैं। क्या आपने कभी आलू को अंकुरित होते देखा है? यही वानस्पतिक प्रसार है। आलू, एक संशोधित तना, एक पूरे नए पौधे में विकसित हो सकता है। अलैंगिक जनन जीवों के लिए गुणा करने का एक तेज और कुशल तरीका है, खासकर स्थिर वातावरण में। हालांकि क्योंकि संतानें आनुवंशिक क्लोन होती हैं, वे बीमारियों या पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, जो पूरी आबादी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अपनी टोपियां पकड़ो, क्योंकि लैंगिक जनन में चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। अलैंगिक जनन के विपरीत, लैंगिक जनन में दो जनक शामिल होते हैं जो संतान पैदा करने के लिए आनुवंशिक जानकारी का योगदान करते हैं। जीन का यह मिश्रण ऐसी संतानें पैदा करता है जो आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता और एक दूसरे से अद्वितीय होती हैं। लैंगिक जनन में प्रत्येक जनक युग्मक नामक विशेष कोशिकाएं उत्पन्न करता है। जानवरों में ये शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक युग्मक में एक नियमित कोशिका के रूप में केवल आधे गुणसूत्र होते हैं। जब एक शुक्राणु और अंडाणु कोशिका निषेचन के दौरान मिलते हैं तो वे गुणसूत्रों के एक पूरे सेट के साथ एक युग्मनज बनाते हैं। लैंगिक जनन का बड़ा फायदा है आनुवंशिक विविधता, क्योंकि संतानों को दोनों माता पिता से जीन का संयोजन विरासत में मिलता है। इसलिए उनमें विविधताएं होने की अधिक संभावना होती है, जो उन्हें बदलते परिवेशों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित बनाती है। यह आनुवंशिक विविधता ताश के पत्तों के डेक को फेरबदल करने जैसी है। प्रत्येक फेरबदल के साथ आपको एक नया और अनोखा संयोजन मिलता है, जिससे जीतने वाले हाथ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह लैंगिक जनन चुनौतियों का सामना करने पर प्रजातियों के जीवित रहने और फलने फूलने की संभावना को बढ़ाता है। तो चलिए फूलों के बारे में बात करते हैं। पौधों की दुनिया के प्रजनन पावर हाउस। फूल वाले पौधों के प्रजनन अंग होते हैं और वे परागणकों को आकर्षित करने के लिए
सभी आकार और रंगों में आते हैं। फूल का नर प्रजनन भाग पुंकेसर कहलाता है, जिसमें परागकोश और तंतु होते हैं। परागकोश परागकण पैदा करता है, जिसमें पौधे की शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। मादा प्रजनन भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपी सतह होती है जो पराग प्राप्त करती है। वर्तिका एक नली जैसी संरचना है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, जिसमें पौधे की अंड कोशिकाएं होती हैं। परागण तब होता है जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। यह हवा, पानी या मधुमक्खियों, तितलियों या पक्षियों जैसे परागणकों की मदद से हो सकता है। एक बार जब पराग वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो यह अंकुरित हो जाता है और अंडाशय तक पहुंचने के लिए वर्तिका के नीचे एक पराग नलिका विकसित करता है। निषेचन तब होता है जब परागकण से शुक्राणु कोशिका बीजांड में अंड कोशिका के साथ मिल जाती है। निषेचित बीजांड एक बीज में विकसित होता है और बीज के आसपास का अंडाशय एक फल में विकसित होता है। फल बीजों की रक्षा करने और उनके फैलाव में सहायता करता है। अब चलिए मानव जनन की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली एक जटिल और अद्भुत प्रणाली है, जिसे नया जीवन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण होते हैं, जो शुक्राणु पैदा करते हैं, और लिंग, जो संभोग के दौरान महिला प्रजनन पथ में शुक्राणु पहुंचाता है। महिला प्रजनन प्रणाली में अंडाशय होते हैं, जो अंडे का उत्पादन करते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जो अंडे का परिवहन करते हैं और जहां निषेचन होता है, और गर्भाशय, जहां एक निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और विकसित होता है। योनि वह नहर है जो गर्भाशय को शरीर के बाहर से जोड़ती है। यौवन के दौरान मानव शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, क्योंकि प्रजनन प्रणाली परिपक्व होती है। महिलाओं को मासिक धर्म का अनुभव होता है, एक मासिक चक्र जहां गर्भाशय की परत झड़ जाती है यदि निषेचन नहीं होता है। पुरुष शुक्राणु का उत्पादन शुरू करते हैं। जब एक जोड़ा संभोग करता है तो योनि में जमा शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। यदि कोई शुक्राणु कोशिका फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु कोशिका से मिलती है तो निषेचन हो सकता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज का निर्माण होता है, जो तब फैलोपियन ट्यूब से नीचे जाता है और गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। यह गर्भावस्था की शुरुआत का प्रतीक है। 9 महीनों के दौरान युग्मनज एक भ्रूण, फिर एक भ्रूण और अंत में जन्म लेने के लिए तैयार एक बच्चे के रूप में विकसित होता है। समग्र कल्याण के लिए हमारे प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। इसमें यौन संचारित संक्रमणों या STI और अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना शामिल है। कंडोम जैसे बैरियर विधियों का उपयोग STI से बचाव का एक प्रभावी तरीका है। इसके अतिरिक्त गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भनिरोधक के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जैसे हार्मोनल तरीके जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, पैच या इंजेक्शन, और गैर हार्मोनल तरीके जैसे कॉपर IUD या डायाफ्राम। प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित जांच आवश्यक है। महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए नियमित रूप से पैल्विक परीक्षण और पैप स्मीयर करवाना चाहिए। पुरुषों को किसी भी असामान्यता की जांच के लिए नियमित रूप से अंडकोश की स्वपरीक्षा करनी चाहिए। सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता होना भी जरूरी है। मासिक धर्म के साथ ऐंठन, सूजन और मिजाज में बदलाव हो सकते हैं। रजोनिवृत्ति, मासिक धर्म का प्राकृतिक रूप से बंद होना जो बाद में जीवन में होता है, गर्म चमक, रात को पसीना और योनि का सूखापन पैदा कर सकता है। चिकित्सा सलाह और सहायता लेने से इन स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। अपने शरीर को समझकर और सुरक्षित और स्वस्थ आदतों का अभ्यास करके हम एक पूर्ण और स्वस्थ प्रजनन जीवन का आनंद ले सकते हैं।